नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने कृषि जोत एवं फसल प्रतिरूप तथा बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था एवं समझ लिया था। इस लेक्चर में हम फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरणीय प्रभावों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं फसल के उत्पादन एवं वितरण पर सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव। अब यहाँ पर इस टॉपिक में हमको दो चीजें समझनी है, एक तो सामाजिक कारक हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएंगे, भौतिक पर्यावरणीय कारक हो जाएंगे। भौतिक पर्यावरणीय कारकों में जलवायु, वर्षा, तापमान एवं मिट्टी की गुणवत्ता मुख्य रूप से महत्व रखती है। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि जिस क्षेत्र की जलवायु जिस तरीके की होगी या जिस फसल के लिए उपयुक्त होगी, वहां पर उस प्रकार की फसलों का उत्पादन होगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जो कश्मीर की जलवायु है वो सेब के उत्पादन या केसर के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, तो सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होगा, ना कि मध्य प्रदेश में होगा। अर्थात जिस क्षेत्र की जलवायु जैसी होगी वैसी उस क्षेत्र में जो है फसलों का उत्पादन होगा। वैसे ही वर्षा भी जो है फसलों के उत्पादन एवं वितरण को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में पूर्वी मध्य प्रदेश है। अब पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसीलिए पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है वो धान की जो है फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है, राइट, क्योंकि धान की फसल के लिए 120 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जो है वर्षा की मात्रा होती है। वहीं अगर हम यहाँ पर उत्तरी मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी, अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, कछारी मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, वो उत्तरी मध्य प्रदेश अर्थात चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन चंबल क्षेत्र में वर्षा का वितरण ना के बराबर होता है। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र चंबल क्षेत्र या उत्तरी मध्य प्रदेश ही होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में जो जल प्रधान फसलें हैं जैसे गन्ना हो जाएगा या फिर धान हो जाएगा, इसका जो है वितरण या इसका उत्पादन क्या होता है, न्यूनतम होता है। यहाँ पर किसका उत्पादन होता है, सरसों का, राई का, जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर जो भौतिक पर्यावरणीय कारक हैं जैसे जलवायु, राइट, तापमान, वर्षा एवं मिट्टी की संरचना एवं गुणवत्ता का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। इसके साथ ही ये वर्षा का जो वितरण है उसको भी क्या करते हैं, जो फसलों का वितरण है उसको भी जटिल एवं जटिल बनाते हैं, राइट। इसी तरीके से जो सामाजिक पर्यावरणीय कारक हो जाएंगे, राइट, समाज में समाज की जो है विचारधारा हो जाएगी, राइट, लोगों का खान पान हो जाएगा, लोगों के जो तरीके हो जाएंगे, राइट, रहने का जो तरीका हो जाएगा, वो यहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जानी है, कौन से बीजों का इस्तेमाल करना है, कृषि में कौन से उपकरणों का प्रयोग करना है, राइट, कितनी मात्रा में कृषि में निवेश करना है, कृषि को करना है या अन्य उद्योग धंधों में अपना रोजगार तलाश करना है। ये जो सभी मुद्दे हैं ये इन पर सामाजिक पर्यावरणीय जो प्रभाव होता है वह अधिक होता है। तो इस तरीके से कृषि का जो फसल का उत्पादन है एवं वितरण है उन पर भौतिक पर्यावरणीय कारक एवं जो सामाजिक कारक होते हैं उनका सीधा प्रभाव होता है, जिसको हम निम्न बिंदुओं से यहाँ पर समझते चले जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव। ये जो है ये 5 नंबर में आ सकता है, इसीलिए हमें इसका सब टॉपिक, जैसे हो सकता है कि 11 नंबर में पर्यावरणीय एवं जो है सामाजिक कारण एवं भौतिक पर्यावरणीय कारक दोनों पूछ ली जाए, और 5 नंबर में या तो पर्यावरणीय भौतिक पर्यावरणीय कारक या फिर हो सकता है कि सामाजिक प्रभावों को 5-5 नंबर में पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा
जलवायु। देखिए, फसलों या वनस्पति के विकास के लिए एक विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है, अर्थात कोई विशेष फसल या विशेष पौधा एक विशेष जलवायु में ही उत्पादित हो सकता है या उसकी वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर हमारा जो मध्य प्रदेश है उसकी जलवायु कपास के लिए, सोयाबीन के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, इनके लिए उपयुक्त होती है। वहीं अगर हम यहाँ पर सेब है या केसर है, उनके लिए जो है जलवायु मध्य प्रदेश में नहीं होती है, राइट। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी कई प्रकार की जो है जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं और फसलों का जो वितरण है वह भी जलवायु पर निर्भर करता है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को विशिष्ट कृषि जलवायु, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11, राइट। मध्य प्रदेश को 11 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें जो मुख्य रूप से अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो मध्य नर्मदा घाटी की जलवायु है वह गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वैसे ही अगर हम देखें तो जो छत्तीसगढ़ का पठार हो जाएगा, राइट, छत्तीसगढ़ के पठार की जो जलवायु है वो धान के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है। वैसे ही छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है वह भी धान की फसल के लिए, वहाँ की जलवायु धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। वैसे ही जो मध्य नर्मदा घाटी है उसकी जलवायु गेहूं के लिए, विंध्य के पठार की जलवायु गेहूं के लिए, वहीं मालवा के पठार की जो जलवायु है वो गेहूं एवं ज्वार के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। वैसे ही जो झाबुआ की जो पहाड़ी जलवायु है वह कपास के उत्पादन के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो इस तरीके से जो जलवायु है वह फसलों के वितरण पर मुख्य रूप से क्या करती है, प्रभाव डालती है। अर्थात जैसे जैसे जलवायु क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों की प्रधानता एवं प्राथमिकता जो है अलग अलग है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जलवायु फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। दूसरा कारण यहाँ पर हो जाएगा वर्षा हो जाएगा, राइट। यदि किसी भी क्षेत्र विशेष में सिंचाई के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, अर्थात या तो नहरों की उपस्थिति नहीं है या फिर ट्यूबवेल या कुआं या तालाब इनकी भी अनुपस्थिति होती है, तो वहाँ पर कृषि के उत्पादन के लिए एवं वितरण के लिए वर्षा अति महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है जो कि उतनी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। जितनी अधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वो उत्तरी मध्य प्रदेश की होती है। इसीलिए जो हमारा उत्तरी मध्य प्रदेश है, राइट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सरसों और यहाँ पर क्या हो जाएगी धान। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी जो कि उतनी अधिक उपजाऊ नहीं होती है जितनी की जलोढ़ मिट्टी होती है, परंतु वर्षा के वितरण के कारण ही यहाँ पर जो हमारा उत्तरी मध्य प्रदेश है या चंबल क्षेत्र है वहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। यही कारण है कि वहाँ पर न्यून जल या जो निम्न सिंचित फसलें होती हैं जैसे सरसों, राई, इनकी जो है फसलें कहाँ पर उगाई जाती हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जो ये हमारा जो है बघेलखंड का पठार या पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर धान की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं। और वहीं जो मध्य भारत का पठार है उसको सरसों का पठार कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में वर्षा का वितरण जैसा होगा, अर्थात जितनी अधिक वर्षा होगी उन क्षेत्रों में जल प्रधान फसलें जैसे धान, राइट,
या फिर गन्ना हो जाएगा या गेहूं हो जाएगा, उनकी जो है फसलें उगाई जाएंगी। और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अनुपस्थिति है या वर्षा की क्या होती है, कमी होती है, वहाँ पर निम्न सिंचित योग्य जो फसलें हैं उनकी पैदावारी की जाती है। राइट। इसके साथ ही जो वर्षा की मात्रा है वह एक तो उत्पादक मात्रा को भी उत्पादक मात्रा को भी निर्धारित करती है और इसके साथ ही उत्पादन एवं वितरण को भी प्रभावित करती है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर स्थलाकृति हो जाएगा या टोपोग्राफी हो जाएगा। जिस क्षेत्र में जिस तरीके की स्थलाकृतियाँ होती हैं वहाँ की जो है वहाँ उगाई जाने वाली फसलें भी वैसे ही होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल एवं असम क्षेत्र में, वहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े ढालान हैं। राइट। और उन ढालानों पर आसानी से चाय एवं जो है कहवा की खेती की जाती है। राइट। तो ढालान होने पर वहाँ पर जो है चाय एवं कहवा की जो है इनके लिए जैसे उसमें सिंचाई करते हैं तो पानी सीधा बिल्कुल निकल जाता है। राइट। तो यहाँ पर ढलानी होती है इसलिए चाय एवं कहवा का उत्पादन हो जाता है। राइट। कहीं पर अगर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं या चोटियाँ हैं तो वहाँ पर जो है उत्पादन ना के बराबर होता है। राइट। और अगर हम समतल भूमि को देखते हैं तो वहाँ पर उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसका कारण क्या है, सीधी सी बात है कि जो समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उन समतल क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं भी क्या होती हैं, भरपूर होती हैं और समतल खेत को सींचना आसान होता है। राइट। वहीं जो ढालान होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ऊबड़ खाबड़ जो भूमि होती है जिसमें टीले होते हैं, राइट, उन क्षेत्रों में सिंचाई करना कठिन होता है। राइट। सिंचाई की जा सकती है ड्रिप से, स्प्रिंकलर से, लेकिन ये आधुनिक सिंचाई पद्धतियां हैं और जो कि हमारे अधिकांश जो है किसान वो इन सिंचाई पद्धतियों में निवेश करने के लिए उनके पास पर्याप्त आर्थिक जो है मदद नहीं होती है। राइट। तो सीधा हम कह सकते हैं कि जो है स्थलाकृतियों के आधार पर ही वहां पर मशीनों का प्रयोग संभव है। राइट। जो समतल क्षेत्र होते हैं उसमें सभी प्रकार की जो मशीन है, चाहे हार्वेस्टर हो जाएगी, चाहे ट्रैक्टर हो जाएगा, चाहे सिंचाई के साधन हो जाएंगे, उनका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है और प्रयोग होगा तो उत्पादन भी अधिक होगा। राइट। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में मशीनीकरण की कमी की वजह से एवं सिंचाई सुविधाओं की कमी की वजह से वहाँ पर फसलें एक तो कम उत्पादित होती हैं या फिर वहाँ पर जो वितरण है, वितरण में भी वहाँ पर सभी प्रकार की फसलें ना उगाकर कुछ विशिष्ट जो फसलें होती हैं जैसे फल हो जाएंगे, सब्जियां हो जाएंगी या चाय या कहवा इत्यादि जो है प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। राइट। देखिए समय के साथ साथ ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन से एक तरीके से मौसम में बदलाव होता है जिस वजह से अलग अलग फसलों की उत्पादकता होती है उसको रास्ता मिलता है। जैसे अगर हम ये कहें कि जो गेहूं की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए यहाँ पर जब इसकी बुआई हो तो तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। राइट। तापमान कम कब, इसकी बुआई के समय, और तापमान अधिक होना चाहिए कब, जब इसकी ये पके। राइट। तो पकने के समय तापमान अधिक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि जैसा मौसम होगा हमें वैसी ही फसलें जो है वो उगानी पड़ेंगी, अन्यथा उनका जो है उत्पादन जो है अधिक मात्रा में नहीं होगा। तो इसीलिए ऋतु परिवर्तन भी फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर मुख्य रूप से प्रभाव डालता है। राइट। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में हम जायद फसलों को उगाते हैं और वर्षा ऋतु के बाद में खरीफ फसलों को उगाते हैं। राइट। और जैसे ही ठंड का सीजन होता है तो हम रबी की फसलों को उगाते हैं, क्योंकि जैसे ही ऋतु परिवर्तन होगा तो फसल की बुआई के समय ठंड होगी, लेकिन ग्रीष्म ऋतु आते आते वो फसलें पकना शुरू हो जाएंगी। राइट। और यही जो कारक है वो तापमान, तो ऋतु परिवर्तन या तापमान को हम एक साथ समझ सकते हैं। तापमान भी फसलों के उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। राइट।
यही कारण है कि जो अक्टूबर है, अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में हम क्या बोते हैं, गेहूं बोते हैं। और इसी आधार पर अर्थात ऋतु परिवर्तन की बात करें, चाहे जलवायु कहें या तापमान कहें, इनके आधार पर ही मध्य प्रदेश में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तापमान होने के कारण अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। जैसे कपास हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, इत्यादि जो है अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर मृदा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो भौतिक पर्यावरणीय कारक हैं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, मृदा है, राइट। यदि किसी क्षेत्र विशेष की मृदा में सभी प्रकार के पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, राइट, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, जिप्सम वगैरह हो जाएंगे, ये अगर भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं, अर्थात मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है, तो वहां पर लगभग सभी प्रकार की फसलें जो हैं वो उगाई जा सकती हैं यदि जलवायु अनुकूल हो। लेकिन यदि मिट्टी में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, राइट, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है, तो फिर वहां पर जो है फसलों का उत्पादन भी क्या होता है, कम होता है, या फिर किसी क्षेत्र विशेष में जो है वो फसलें उगाई ही नहीं जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से जो मिट्टी है, मिट्टी में अगर सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो वहां पर जो है उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है, राइट। अर्थात हमें वहां पर कम मात्रा में जो उर्वरक है, खाद है, उनकी आवश्यकता होती है। और जिस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की, ह्यूमिडिटी की, ह्यूमस की कमी होती है, तो वहां पर जो है कई फसलों का उत्पादन नहीं हो सकता है, राइट। जैसे अगर हम कहें कि जो लाल पीली मिट्टी होती है या लेटराइट मिट्टी होती है, वो मोटे अनाज के उत्पादन के लिए क्या होती है, मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। वहीं जो काली मिट्टी होती है एवं जलोढ़ मिट्टी होती है, वो सोयाबीन, चना, गेहूं, कपास की उत्पादन के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। यही कारण है कि जैसे अगर हम बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र की, तो निमाड़ क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास हेतु उपयुक्त है। यही कारण है कि कपास का जो वितरण है वो मध्य प्रदेश में जो निमाड़ क्षेत्र है वहां पर होता है, या कपास का उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है। वैसे ही धान के लिए तो वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, उसके लिए लाल पीली मिट्टी भी उपयुक्त है, राइट। इसीलिए जो बघेलखंड है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहाँ की जो मिट्टी है वो धान के लिए उपयुक्त है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर क्या है कि इन क्षेत्रों में 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, राइट। तो ये थे भौतिक पर्यावरणीय कारक, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर सामाजिक पर्यावरणीय कारक। अब सामाजिक पर्यावरणीय कारकों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो किसी भी क्षेत्र विशेष में जो सामाजिक रीति रिवाज जो होते हैं, ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, राइट। जैसे किसी क्षेत्र विशेष के लोग व्यवसाय करना पसंद करते हैं, राइट, तो किसी क्षेत्र विशेष के जो लोग हैं वो जो है व्हाइट कॉलर जॉब करना पसंद करते हैं, तो कोई व्यक्ति पशुपालन करना पसंद करता है, राइट। जैसे हम वैश्य समाज की बात करते हैं, राइट, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं जिनके रीति रिवाज अलग होते हैं, अलग क्या होती है, संस्कृति होती है। फिर जनसंख्या की सघनता हो जाएगी, आर्थिक क्रियाओं के प्रति लोगों की सोच हो जाएगी, ठीक है, खाने पीने की जो है वो आदतें हो जाएंगी, राइट। फिर दुनिया के प्रति एक दृष्टिकोण हो जाएगा। तो ये जो है ये सभी सामाजिक पर्यावरणीय कारक होते हैं, और ये सभी कारक जो हैं फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, राइट। हालांकि अगर हम देखें तो जो भौतिक पर्यावरणीय कारक हैं, भौतिक पर्यावरणीय कारक ये फसलों के उत्पादन एवं वितरण पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, राइट। अर्थात अगर जलवायु किसी फसल के उत्पादन के लिए अनुपयुक्त है तो फिर वहां पर वो फसल उग ही नहीं सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लें। लेकिन जो सामाजिक पर्यावरणीय कारक है ये अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, राइट। और अप्रत्यक्ष प्रभाव का अर्थात ये होता है कि अगर हम एक
सही विचारधारा के साथ में सही सरकारी नीतियों का, राइट, सही जानकारी का अगर हम समावेश करें तो हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें भी उत्पादित हो सकती हैं और इससे हमारे देश में फसलों का जो वितरण है वह एक पूर्व निर्धारित दिशा में किया जा सकता है, राइट। तो हम इनको निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, साक्षरता हो जाएगा, राइट। हमारे देश भारत या हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करें, जिन क्षेत्रों में साक्षरता अधिक होगी, साक्षरता होने की वजह से वहाँ के जो कृषक हैं, राइट, या किसान हैं, उनके पास में आधुनिक जानकारी होगी, राइट। तो कृषकों के पास में ज्ञान होगा, उनके पास में जानकारी होगी, राइट। चाहे वो जितने भी कृषि उनपट हैं, खाद, बीज, यूरिया, मशीनों की जानकारी होगी। इसके साथ ही जो आधुनिक कृषि पद्धतियां हैं, राइट, आधुनिक बीज हैं, राइट, इसके साथ ही जो जितनी भी सरकारी सेवाएं चल रही हैं या जितनी भी शासकीय जो सहायता है, उनकी जब जानकारी होगी तो वो उस अनुसार फसलों का उत्पादन करेंगे और इसका जो है वो फसलों के वितरण पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर हमने कह दिया एमएसपी, अब हमारे देश में पंजाब एवं हरियाणा या हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ के जो किसान हैं उनको जानकारी है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है एमएसपी पर गेहूं को एवं धान को प्रोक्योर करती है। तो यहाँ के जो किसान हैं वो गेहूं एवं चावल के उत्पादन या धान के उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं। वैसे ही अगर साक्षरता अधिक होती है तो मशीनीकरण, विभिन्न खाद, बीज, उर्वरकों का प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, राइट, और किस तरीके से करना है, ये सब जानकारी होगी तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी और पर्यावरणीय नुकसान कम होगा, राइट। तो इस तरीके से साक्षरता फसलों के उत्पादन एवं वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा हो जाएगा जोत का आकार, जिसको हम बहुत बार समझ चुके हैं, राइट। यदि जोत का आकार छोटा होगा तो वह मशीनीकरण के लिए क्या होगा, अनुपयुक्त होगा, फलस्वरूप कम उत्पादन होगा। वहीं अगर जोत का आकार बड़ा है तो वहां पर आसानी से निवेश किया जा सकता है या वह मशीनीकरण के लिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, जिससे उत्पादन भी क्या होगा, अधिक होगा। वहीं अगर जोत का आकार भी बड़ा है तो वहां पर फसलों के वितरण में भी जो है सुविधा होती है या सहूलियत होती है, क्योंकि वहाँ पर व्यापारिक कृषि है या फिर अन्य जो है फसलें जो है मुख्य रूप से अधिक निवेश से उत्पादित की जा सकती हैं। फिर अगला हो जाएगा सामाजिक रीति रिवाज हो जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जो है सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, राइट, और व्यक्ति जो है वो अपने समाज में रहकर ही अपनी सामाजिक गतिविधियां एवं आर्थिक गतिविधियों के प्रति उन्मुख होता है। किसी क्षेत्र विशेष में जो लोग हैं वो हो सकता है कि होटल चलाने में अपनी रुचि रखते हो, तो किसी क्षेत्र के लोग व्यवसाय में, तो कोई दुकान चलाने में, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के जो रीति रिवाज होती हैं, वहाँ की परंपराएं होती हैं, वह फसलों के उत्पादन एवं वितरण को निर्धारित करती हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया कि कुछ जो किसान हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की बजाय जो है डेयरी चलाना पसंद करते हैं, राइट। वैसे ही कुछ जो किसान होते हैं वो फल एवं सब्जियां उगाना पसंद करते हैं, तो कुछ क्या हो जाएंगे, फूलों की खेती करते हैं। तो जैसे जैसे उनकी परंपराएं होंगी, रीति रिवाज होंगे, सामाजिक दृष्टिकोण होगा, वैसे वो उन फसलों को उत्पादित करेंगे और उस तरीके से भी उस क्षेत्र विशेष में फसलों का वितरण निर्धारित हो पाएगा। अगला हो जाएगा आर्थिक क्रियाओं के प्रति लोगों की सोच हो जाएगा, और ये वर्तमान समय में सबसे बड़ी विडंबना है, राइट। हमारे यहाँ पर तो जिसके पास में सरकारी नौकरी है उसको ही दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझा जाता है। इसीलिए कॉलेज में जैसे ही एडमिशन लिया तो हमारे मध्य प्रदेश की या बात देश की करें, हमारे यहाँ पर भले ही डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नए नए जो है, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की कमी पाई जाती है और वहीं पर स्वरोजगार को भी उतनी प्राथमिकता
नहीं दी जाती है, राइट। वैसे ही कृषि की बात करें तो कृषि को तो सबसे एक तरीके से मैं सीधा कहूँ तो घटिया काम माना जाता है, राइट। वही कीचड़ गोबर 12 महीने कार्य करना, राइट। ये जो है लोगों की सोच है। तो हमारे देश में कृषि के, अगर हम कृषि को देखें तो कृषि के बारे में अच्छी सोच नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि कृषि जो है मानसून पर निर्भर होती है, कृषि में कम उत्पादकता होती है, अर्थात व्यक्ति अपना जीवन यापन कृषि के भरोसे या किसानी पर नहीं छोड़ सकता है। फिर अगर कोई व्यक्ति जैसे फल सब्जी उगा भी लेता है तो उसकी ठीक से मार्केटिंग नहीं होती है, विपणन संबंधी समस्याएं जाती हैं, कृषकों को अपनी कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो किसानों की जो आय है वो क्या होगी, कम होगी। यही कारण है कि वर्तमान समय में जो नई पीढ़ी है उसका कृषि क्षेत्र में झुकाव बहुत ही कम है, राइट। जो थोड़े भी पढ़े लिखे होते हैं वो नौकरी करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आर्थिक क्रियाओं के प्रति जो सोच है वह भी कृषि के उत्पादन पर प्रभाव डालती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त परिवार हो जाएगा, राइट। तो संयुक्त परिवार भी कृषि के उत्पादन एवं वितरण के लिए जिम्मेदार है। एक तो संयुक्त परिवार होने की वजह से हमारी कृषि में जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में एक व्यक्ति खेती किसानी को करता है, बाकी के जो व्यक्ति होते हैं वो समय समय पर थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। जब जरूरत पड़ी थोड़ा बहुत खेत चले गए, बाकी के समय घर पर बैठे हैं, ना कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं। तो संयुक्त परिवार से छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ती है और कुल मिलाकर इससे जो है उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। और उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तो कृषि को जो है एक तरीके से जो कृषि उत्पादन है, राइट, कृषि उत्पादन भी इससे प्रभावित होगा, राइट। इसके साथ ही जो संयुक्त परिवार होता है, कई बार खेती में कौन सी मशीन खरीदना है, कौन से बीजों का इस्तेमाल करना है, राइट, कौन सी कृषि पद्धति अपनानी चाहिए, इसको लेकर भी संयुक्त परिवार सामूहिक निर्णयों के अधीन होता है। इसीलिए भी जलवायु या विशिष्ट समय में विशिष्ट फसल के उत्पादन के लिए कई बार निर्णय लेने में भी देर हो जाती है और ये भी प्रभावित करता है, राइट। और सबसे आखिरी में हो जाएगा यहाँ पर आहार संस्कृति हो जाएगा, राइट। हमारे मध्य प्रदेश में जो कृषि जोत का आकार है वो बहुत ही छोटा माना जाता है और छोटा होगा तो इसी वजह से हमारे प्रदेश में निर्वाह कृषि देखने को मिलती है। अधिकांश जो सीमांत एवं लघु किसान होते हैं वो जीवित रहने के लिए खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, मूंग उड़द हो जाएगा, अपनी खाने की आवश्यकता या खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही खेती करते हैं। अब ये जो निर्वाह खेती होती है इसमें जीवन का निर्वाह तो हो जाता है लेकिन उनकी जो है इनकम बहुत क्या होती है, कम होती है, राइट। और यह भी कृषि के उत्पादन पर एवं वितरण पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से हम जो है ये इतने कॉमन विषय है कि अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो हम इनको और जितना चाहे इतना फैलाकर इनको एग्जाम्स में लिख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, कृषि के तरीके, राइट। एक चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखने की है कि ये कृषि के हमको तरीके पैटर्न्स पढ़ने हैं, कृषि की विभिन्न प्रकार नहीं पढ़ने हैं, राइट। जल कृषि क्या होती है, कृषि के पैटर्न्स क्या क्या हैं हमारे देश में, राइट। सो क्रॉपिंग जो है फार्मिंग पैटर्न या कृषि के तरीकों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। पहली चीज तो कृषि का तरीका क्या होता है। देखिए कृषि कई तरीके से जो है की जा सकती है, राइट। एकल कृषि की जा सकती है, विशिष्ट कृषि की जा सकती है, सामूहिक कहने का मतलब एक किसान कर सकता है या 5 लोग मिलकर भी कृषि कर सकते हैं, या आधुनिक बीजों का प्रयोग करते हुए खेती की जा सकती है, या पारंपरिक तरीके से कृषि की जा सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कृषि के तरीके से अभिप्राय है भूमि का उपयोग किस तरीके से करना है, या फसलों के साथ साथ जो है पशुधन का भी प्रयोग करना है या नहीं करना है, राइट। उत्पादन का आकार कितना रखना है, कृषि की क्रियाएं जो हैं वो किस तरीके की हैं, यही सभी क्या कहलाते हैं, कृषि के तरीके कहलाते हैं। तो कृषि का तरीका का सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि
जिस भी प्रकार से हम कृषि भूमि का प्रयोग करते हैं, राइट, उत्पादन के लिए, वह क्या हो जाएगा, कृषि का तरीका हो जाएगा। अब कृषि के कई तरीके होते हैं एवं उनकी जो है विशेषताएं हम निम्नांकित जो है बिंदु हैं उनसे समझ सकेंगे। तो यहाँ से भी 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है और जो जितनी भी हेडिंग्स हैं उनसे 3 नंबर से या 5 नंबर के जो है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कृषि के तरीके समझेंगे कि कृषि किन किन तरीकों से की जाती है। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, विशिष्ट कृषि हो जाएगा, विशिष्ट खेती, जिसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि यदि एक किसान के पास में एक क्या है, फार्म है या खेत है और उसकी 50% से अधिक आमदनी उसी खेत से उगाई जाने वाली फसल से होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट खेती कहेंगे, राइट। और इसे ही क्या कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहा जाता है। अर्थात उसको जितना भी रेवेन्यू मिलता है वो किसी एक विशेष फसल से या एक विशेष उद्यम से ही उसको जब आय की प्राप्ति होती है तो उसे ही विशिष्ट खेती कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल या असम के जो क्षेत्रों हैं वहाँ के क्षेत्रों पर चाय को मुख्य रूप से उगाया जाता है या कहवा को उगाया जाता है, या किसी किसी क्षेत्रों में रबर की खेती होती है तो कहीं पर गन्ने की खेती होती है। तो ये सभी क्या है, विशिष्ट खेती का एक रूप है और इस तरीके से भी खेती की जा सकती है, राइट। दूसरा हो जाएगा बहु प्रकारीय खेती। ये जो विशिष्ट खेती है उसका ही क्या है, जस्ट हम कह सकते हैं कि अपोजिट होता है। विशिष्ट खेती में किसी एक जोत पर या एक खेत पर एक ही फसल से 50% से अधिक जो आय है वो प्राप्त होती है। वहीं बहु प्रकारीय खेती वह खेती होती है या वह खेती का प्रकार है जिसमें किसी विशिष्ट जोत पर जो भी फसल उगाई जाती है, जो उद्यम किया जाता है, उसकी आय 50% या उससे कम होती है। या फिर हम ये कहें कि जब किसी एक विशेष जोत पर या एक विशेष खेत पर जब कई तरीके से किसान को इनकम प्राप्त होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बहु प्रकारीय खेती कहते हैं, राइट। जैसे यदि किसान क्या करता है कि वह गेहूं भी उगाता है, साथ में उसने अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब्जियां भी उगाना प्रारंभ कर दी, तो मौसमी फल लगाना भी प्रारंभ कर दिया। तो कुल मिलाकर जब व्यक्ति क्या करता है कि उसके पास में जितनी भी खेती योग्य भूमि होता है वह उस पर कोई एक फसल ना उगाकर जब कई तरीके के उद्यम करता है या कई तरीके की फसलें उगाता है, जैसे फसल भी उगा ली, यहाँ पर फल भी लगा लिए, यहाँ पर सब्जी भी उगा ली, और हो सकता है कि उसने यहाँ पर जो बची जो भूमि है वहाँ पर होटल खोल लिया, राइट। तो जब किसी एक विशेष जोत पर कई माध्यमों से आय प्राप्त होती है तो उसको बहु प्रकारीय खेती कहते हैं। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित खेती हो जाएगा या मिक्स्ड फार्मिंग हो जाएगा, राइट। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसको आपको संयुक्त खेती से अलग समझना। देखिए, मिश्रित खेती का वह तरीका होता है जिसमें फसलों को उगाने के साथ साथ जो चारा उगाने वाली फसलें होती हैं वो भी उगाई जाती हैं। अर्थात चारे से पशु जो है पशुओं को खिलाया जाता है तो उससे पशुपालन को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो मिश्रित खेती से तात्पर्य जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी गतिविधियां भी संपन्न की जाए तो उसे ही मिश्रित खेती कहते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर शुष्क खेती हो जाएगा, राइट। शुष्क खेती कृषि का वह तरीका होता है जब खेती वहां पर की जाए जहां पर वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे कम होती है, राइट। और इतनी कम जो वर्षा होती है इसमें एक तो जो सिंचाई के साधनों का कम उपयोग करते हैं और उससे आर्थिक जो है उत्पादन है उसको महत्व दिया जाता है, राइट। अर्थात शुष्क खेती कृषि का वह तरीका है जिसमें उस क्षेत्र में जो जितना भी जल पाया जाता है तो जल की अधिकतम मात्रा को सुरक्षित किया जाता है और कम से कम जो है जल का उपयोग करके फसलों का उत्पादन किया जाता है, राइट। तो जब जल को अधिक मात्रा को संरक्षित
करके फसल उगाई जाए, या फिर जहां पर 20 इंच से कम वर्षा हो उन क्षेत्रों में जो खेती होती है उसको शुष्क खेती कहते हैं, राइट। अगला तरीका हो जाएगा रैचिंग खेती हो जाएगा, या रैचिंग क्या हो जाएगी, फार्मिंग हो जाएगी। तो रैचिंग खेती कृषि का वह तरीका होता है जिसमें कोई फसलों को ना उगा करके वहां पर पशुओं के लिए जो चारा होता है या वनस्पति होता है उसको उगाया जाता है या उसको प्राथमिकता दी जाती है। जैसे किन्हीं किन्हीं क्षेत्र विशेष में, पहाड़ी क्षेत्रों में, राइट, भेड़ बकरी, या हमारे देश में जैसे हम कहें गाय भैंस, इनको जो है इनको चारा खिलाने के लिए चारागाहों के रूप में, जब जो है चारागाहों के रूप में भूमि का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको रैचिंग खेती कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर, अमेरिका है, तिब्बत है, तथा हमारे भारत के जो जितने भी ढालानी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी बड़े बड़े चारागाहों को विकसित किया जाता है ताकि पशुपालन के माध्यम से, राइट, पशुपालन के माध्यम से, राइट, जो है वो आमदनी को बढ़ाया जा सके, राइट। और इसको जो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग भेड़ बकरी रखते हैं उनको रेंचर कहा जाता है, राइट। अगला तरीका हो जाएगा कृषक खेती हो जाएगा, राइट, या पीजेंट फार्मिंग कहते हैं। यह खेती का वह तरीका होता है जिसमें राज्य के पास में या सरकार के पास में खेती नहीं होती है। जैसे अगर हम देखें तो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों का पूरा जो अधिकार था वो भारत की कृषि भूमि पर था और किसानों को पट्टा दिया जाता था, राइट, या फिर किसानों को लगान के बदले उनको खेती की अनुमति दी जाती थी, राइट। बाद में स्वतंत्रता के बाद में किसानों को जो है कृषि के पट्टे दिए गए या कृषि भूमि पर अधिकार दिए गए, राइट। तो उस खेती को हम क्या कहते हैं, कृषक खेती कहते हैं। तो कृषक खेती का वह तरीका होता है जिसमें कृषि योग्य भूमि पर किसानों का सीधा क्या होता है, अधिकार होता है। किसान ही इसमें क्या होते हैं, भूमि के मालिक होते हैं और उनके पास में स्थायी पैतृक एवं हस्तांतरण के भी अधिकार होते हैं। और जो किसान है उसको सरकार को या अपने यहाँ पर जो राजा होता है उसको मालगुजारी या टैक्स जो है वो देना होता है। और बाकी सभी कार्य जो हैं, चाहे उस खेत में निवेश करने की बात हो, उत्पादन की बात हो, वो सभी फैसले कौन लेता है, कृषक लेता है। इसीलिए इसको कृषक खेती या पीजेंट फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त खेती, ज्वाइंट फार्मिंग, राइट। एक देखी थी हमने क्या, मिक्स्ड खेती, जिसमें खेती के साथ में पशुपालन। ज्वाइंट फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक किसान मिलकर, दोनों मिलकर जो है अपने जितने भी संसाधन होते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, भूमि है, उसको एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, पूल करते हैं और आपसी साझेदारी के आधार पर मिलकर संयुक्त रूप से खेती करते हैं। और इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है या जो भी अनुबंध होता है, राइट, उस अनुबंध के आधार पर ही उत्पादन या लाभ का जो है वितरण कर लिया जाता है, राइट। तो संयुक्त खेती वह तरीका है जिसके माध्यम से किसान पहले ही अनुबंध के आधार पर अपने संसाधनों को इकट्ठा करते हैं और फिर संयुक्त रूप से जो है खेती करते हैं। जो भी फायदा होता है उसको पूर्व निश्चित अनुपात या पूर्व निश्चित जो अनुबंध होता है उसके आधार पर बांट लेते हैं, राइट। अब आ जाएगा यहाँ पर सामूहिक खेती तरीका हो जाएगा, या कोऑपरेटिंग फार्मिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, या कलेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। इन दोनों में छोटा सा अंतर होता है, राइट। सामूहिक खेती का मतलब क्या होता है कि देखिए, सामूहिक खेती वह खेती का तरीका होता है जिसमें कई लोग मिलकर खेती करते हैं, लेकिन इसमें जो कृषि योग्य भूमि होती है उस पर पूरे समाज का संयुक्त रूप से क्या होता है, अधिकार होता है। अर्थात भूमि का स्वामित्व संपूर्ण समाज में क्या होता है, निहित होता है। जैसे हम ये कहें कि गवर्नमेंट ने या किसी राजा ने किसी एक विशेष लोगों के लिए या विशेष सोसाइटी के लिए पूरी की पूरी जो है भूमि अलॉट कर दी है, तो वहाँ पर जब कई लोग मिलकर खेती करें, लेकिन जब भूमि का स्वामित्व क्या होता है, समाज के हाथ में होता है या समाज में निहित होता है।
अब यहाँ पर जो प्रबंध समिति होती है वो निर्वाचित होती है, अर्थात जो निर्वाचित प्रबंध समिति है वह प्रबंध समिति के आधार पर ही क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये पूरा डिसीजन इस निर्वाचित प्रबंध समिति के द्वारा लिया जाता है। और जो सदस्य होते हैं उनको श्रमिक वर्ग में बांट दिया जाता है, राइट। और वो जितना कार्य करते हैं उन्हें उनका आय का क्या मिल जाता है, उनको हिस्सा मिल जाता है, राइट। और जो अंत में जो लाभ बच जाता है उसको भी जो है पूरे के पूरे सामाजिक हित में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा सामूहिक खेती का तरीका या कलेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला हो जाएगा सहकारी या कोऑपरेटिव क्या होती है, फार्मिंग होती है, राइट। हम कह सकते हैं कि जो संयुक्त खेती होती है इसका ही और विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर सहकारी या कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाएगी। ज्वाइंट जो फार्मिंग होती है वो 2 या 3 किसानों के द्वारा की जाती है। वहीं अगर हम ये कहें कि जैसे सहकारी खेती क्या होती है, देखिए जब कृषकों के पास में जोतें छोटी छोटी होती हैं, उनके पास में संसाधन कम होते हैं, निवेश के लिए साख भी नहीं होती है, पूंजी भी नहीं होती है, उस स्थिति में उस क्षेत्र के किसान अपनी सभी कृषक भूमि को क्या करते हैं, अपनी स्वेच्छा से भूमि है, श्रम है या पूंजी को एकत्रित करते हैं और फिर उस एकत्रित भूमि, पूंजी या फिर जो मशीन है उसके आधार पर जो खेती करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है, राइट। और इसमें भी जो सदस्य होते हैं उनका श्रम है या भूमि है या जो पूंजी है वो जो भी अनुपात होता है उस अनुपात में उस आमदनी को वितरित कर लिया जाता है, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर निर्वाह कृषि हो जाएगी, राइट। निर्वाह कृषि क्या होती है, देखिए निर्वाह कृषि का वह तरीका है या वह फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसमें जब किसान के पास में बहुत ही छोटी जोत होती है तब किसान अपने भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए, राइट, जो पारिवारिक श्रम है और निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से खेती करता है, राइट। अर्थात वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही एक तो खाद्यान्न फसलें उनको उगाता है, पारिवारिक श्रम की प्रधानता होती है और निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी भी इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। फिर जो निर्वाह कृषि है उसको भी हम इन 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, गहन निर्वाह कृषि, राइट। गहन निर्वाह कृषि वह तरीका है जिसमें छोटे भूखंड पर साधारण तरीके से और अधिक श्रम द्वारा खेती की जाती है। जैसे अगर हम कहें कि किसी भी किसान के पास में बहुत ही कम भूमि है तो वह किसान अपने खाने के लिए जो है तिलहन फसलों को भी उगाएगा, दलहन फसलों को भी उगाएगा, राइट। समय विशेष पर मक्का या गेहूं को भी उगाएगा और चावल के लिए भी वो उगाएगा, राइट। और ये जो है गहन निर्वाह कृषि ये दक्षिण पूर्वी एशिया, राइट, या हम कहें भारत या मध्य प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है वहाँ पर गहन निर्वाह कृषि होती है, राइट। उसके साथ ही फिर एक और प्रकार होता है आदि निर्वाह कृषि, राइट। आदि निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि शामिल होती है। चलवासी पशुचारण जो कृषि है वो तो क्या होती है कि यह वह तरीका होता है जिसमें जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं को समय विशेष में किसी विशेष क्षेत्र में चराते हैं, फिर दूसरी जगह चलाते हैं। जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में जो होते हैं वो वहाँ पर बर्फबारी की वजह से, हिमालय पे जब बर्फबारी होती है तो जैसे ही घास के मैदान फ्री हो जाते हैं वहाँ पर जाकर पशुओं को चराते हैं और मौसम की प्रतिकूल होने पर वो जो है ढलानी क्षेत्रों पर आकर रहने लगते हैं। इसके साथ ही फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि हो जाएगी, राइट। तो स्थानांतरित कृषि का वह तरीका है जिसमें जो वनवासी होते हैं, राइट, या जिनके पास में भूमि ही नहीं होती है वो वनवासी या वनों में रहने वाले जो आदिवासी होते हैं वो वन क्षेत्रों को काटकर वहाँ की लकड़ियों को जलाकर अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं। अर्थात यहाँ पर वृक्षों को काटकर या वनों का सफाया करके खेती की जाती है। और ये जो खेती है ये केवल और केवल
अपने जीवन यापन के लिए ही की जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति द्वारा यह खेती की जाती है जिसको व्यवहार कृषि भी कहते हैं, और हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम भी हैं। आगे हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि, राइट। तो वाणिज्यिक कृषि का वह तरीका होता है जिसमें जो जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं या पशुपालन के माध्यम से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको बाजार में विक्रय हेतु उनका उत्पादन किया जाता है ताकि अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त हो सके। जो वाणिज्यिक कृषि होती है इसमें अधिक पूंजी, राइट, मशीनों का एवं अधिक कृषि क्षेत्रों का जो है प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर जो वाणिज्यिक कृषि है यह भी कई तरीके की होती है। पहला हो जाएगा वाणिज्यिक अनाज कृषि हो जाएगी, जब किसी क्षेत्र विशेष में आधुनिक मशीनों के साथ में, राइट, आधुनिक कृषि पद्धति के साथ में अर्थात अधिक पूंजी अधिक मशीनों के साथ में जब कोई एक विशेष फसल को व्यापक तौर पर पैदावार किया जाता है, व्यापक तौर पर उसको उत्पादित करते हैं तो उसको वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं, राइट। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित कृषि हो जाएगा। इसको हम समझ चुके हैं कि राइट, जब भोजन के साथ साथ अर्थात खाद्यान्न फसलों के साथ साथ जब एक्स्ट्रा इनकम के लिए पशुपालन भी किया जाए, राइट, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। और अगला हो जाएगा क्या, रोपण कृषि। रोपण कृषि भी कृषि का वह तरीका होता है जिसमें बाजार में बिक्री हेतु कई जो फसलें होती है जैसे काजू है, रबड़ है, केला है, कपास है या विभिन्न प्रकार के फल, राइट, फलों का या चाय या जो कहवा है इनका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है या ये फसलें उगाई जाती हैं, राइट। अगला तरीका हो जाएगा जुताई रहित कृषि, राइट। जुताई रहित कृषि का वह तरीका होता है जिसमें कृषि की जुताई नहीं की जाती है, अर्थात बगैर जुताई किए हुए यहाँ पर कई वर्षों तक जो है वो फसलें उगाई जाती हैं। और इसको इसीलिए किया जाता है क्योंकि देखो क्या होगा कि जब बार बार जुताई होगी तो बार बार जो है अलग अलग फसलें बोने के लिए जुताई करते हैं तो उससे मिट्टी ढीली होती है, फिर बारिश होगी, फिर तापमान में गर्मी आएगी तो उससे धूल मिट्टी, बारिश में जो है वो ऊपरी जो है परत, राइट, जब जुताई करते हैं तो अधिक बारिश होने से जो है मिट्टी बह जाती है, राइट। गर्मियों के दिनों में वायु जो है ऊपरी परत को उड़ा देती है। इससे होता क्या है कि इससे पोषक तत्वों की कमी भी होती है, मृदा का अपरदन भी होता है, राइट, और मृदा प्रदूषित भी होती है। तो यहाँ पर जो जुताई रहित कृषि होती है ये इसलिए की जाती है ताकि मृदा का संरक्षण हो सके, अर्थात बगैर जोते यहाँ पर खेती की जाती है ताकि उससे क्या हो, मृदा अपरदन में कमी आए, मृदा में जो नमी है वह संरक्षित रहे एवं जो जैव विविधता है वह भी बरकरार रहे ताकि मिट्टी में जो जितने भी कार्बनिक या पोषक पदार्थ होते हैं उनका भी संचय हो सके, राइट। अगला हो जाएगा जैविक कृषि, जिसको हम यूनिट फर्स्ट में बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में पढ़ चुके हैं, राइट। संक्षिप्त में बता देता हूं यहाँ पर कि जब कृषि में जो आधुनिक हानिकारक रसायन होते हैं या जब कृषि में जो रसायन होते हैं, राइट, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग किए बगैर जब खेती की जाती है तो उसको जैविक कृषि कहते हैं। और जैविक कृषि में एक तो जो प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, राइट, एवं प्राकृतिक जो कीटनाशक होते हैं जैसे गोमूत्र हो जाएगा, राइट, या नीम की पत्तियां हो जाएंगी, इनका प्रयोग कीटों को भगाने के लिए किया जाता है। और खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर आखिरी में हो जाएगा यहाँ पर ले कृषि हो जाएगा, राइट। तो ले कृषि का वह तरीका होता है जिसमें कृषि योग्य भूमि पर अनाज या दलहनी फसलें कुछ वर्षों तक जो है वो उगाई जाती हैं, राइट, और फिर उस भूमि को घास मतलब जो पशुपालन के लिए या चारा के लिए या घास के मैदान विकसित होने के लिए उस भूमि को क्या करते हैं, परती छोड़ देते हैं, राइट। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वही तरीका होता है या वही उद्देश्य होता है कि इससे भी मृदा का संरक्षण होगा, मृदा में नमी बरकरार रहेगी, कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनका संचय होगा एवं पोषक पदार्थों को
संचय होगा एवं पोषक पदार्थों को संरक्षण मिलेगा। तो ये हमने बहुत अच्छे से फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। अब अगले लेक्चर में अगले मेथड के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।